नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम महाधनी और साधारण धनी योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। मित्रों, चैनल पर यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, महाधनी योग पर विचार करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंडली के कौन कौन से भाव होते हैं जिनकी धन योग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का दूसरा भाव, ठीक है, यानी ये वाला भाव। यहाँ से हम धनागमन का विचार करते हैं, धन संचय का विचार करते हैं। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव देखा जाता है। कुंडली के 11वें भाव से लाभांश का विचार किया जाता है, यानी प्रॉफिट का विचार किया जाता है। चाहे हम नौकरी करें अथवा व्यापार करें तो उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है, बचत होती है, वह कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती है। ठीक है, तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण भाव हो गए। हालांकि महाधनी योग के निर्माण में अलग अलग भावों की भूमिकाएं भी होती हैं जिन पर अभी हम विचार करेंगे। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुंडली का लग्न भाव, ठीक है, ये वाला भाव, यानी लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह। यदि कुंडली का लग्नेश ग्रह मजबूत होता है तब भी व्यक्ति के धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, यानी लग्नेश का मजबूत होना भी आवश्यक है। महाधनी योग के निर्माण में किस प्रकार से भूमिका निभाएगा, इस पर अभी हम विचार करेंगे। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव से भी धन की स्थिति पर विचार किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव, कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का दसम भाव, यानी इन भावों की धन योग के निर्माण में विशेष भूमिकाएं होती हैं। किस प्रकार से होती हैं, आइए एक एक करके विचार करते हैं। आइए आज के पहले महाधनी योग के विषय में विचार करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली का लग्नेश ग्रह लग्न भाव में ही बैठा हो और धनेश ग्रह धन भाव में ही बैठा हो, ठीक है, फिर से सुनिए, यदि लग्नेश लग्न भाव में ही बैठा हो, धनेश धन भाव में ही बैठा हो तो ये महाधनी योग कहलाता है। उसी प्रकार से यदि लग्नेश लग्न भाव में ही बैठा हो और लाभेश लाभ भाव में ही बैठा हो तो ये भी महाधनी योग कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो केंद्र में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा होगा, यानी आपका लग्नेश ग्रह शुक्र ग्रह हुआ, और द्वितीय भाव में 3 नंबर का राशि का अंक लिखा होगा, यानी मिथुन राशि होगी, यानी बुध ग्रह आपका यहाँ पर धनेश हुआ, यानी बुध ग्रह या कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, और इसके अलावा शुक्र ग्रह कुंडली के लग्न भाव में ही आकर बैठ जाए तो ये आपका एक महाधनी योग का निर्माण करता है। पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए कि वृषभ लग्न की ही कुंडली है, ठीक है। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो कुंडली के 11वें भाव में आपको 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर मीन राशि होगी, यानी गुरु ग्रह होगा। अब ये गुरु ग्रह कुंडली के 11वें भाव में ही बैठ जाए और शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र में ही आकर बैठ जाए तो ये भी आपका महाधन योग का निर्माण करता है। जब कभी भी शुक्र ग्रह अथवा गुरु ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो उस दौरान धन की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह आपका लग्नेश ग्रह होता है, यानी लग्नेश स्वयं अपने घर में बैठा हो तो धनेश स्वयं अपने घर में बैठा हो या लाभेश अपने घर में बैठा हो तो ये काफ़ी मजबूत और सशक्त कुंडली कही जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक राजयोग के समान है और महाधन योग का निर्माण होता है। धनेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन भी महाधनी योग का निर्माण करता है। जब कभी भी धनेश और लाभेश की दशा या अंतरदशा आएगी, या कह सकते हैं कि धनेश में लाभेश का अंतर आएगा या लाभेश में धनेश का अंतर आएगा, तो ये काफ़ी सुखद होगा और धन आगमन की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा। मित्रों, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप तुला लग्न की कुंडली लेंगे तो धनेश आपका मंगल ग्रह बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका लाभेश ग्रह सूर्य ग्रह बनेगा। मान लीजिए इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए और मंगल कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ जाए तो ये महाधनी योग का निर्माण करते हैं आपस में। यानी जब कभी भी अब सूर्य में मंगल का अंतर आएगा या मंगल में सूर्य का अंतर आएगा तो विशेष रूप से धनागमन की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी ये सिद्ध होगा। आइए अब समझते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की महाधनी योग के निर्माण में किस प्रकार की भूमिका होती है। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, यानी स्वदेश का विचार करते हैं, सुखों का विचार करते हैं, माता से संबंधित बातों का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। यानी कुंडली का चतुर्थ भाव एक ऐसा भाव जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे घर का भाव कुंडली का चतुर्थ भाव कहलाता है। यदि चतुर्थेश कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाए और द्वितीयेश कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो ये महाधनी योग का निर्माण करते हैं। जब कभी भी
चतुर्थेश अथवा द्वितीयेश की दशा या अंतरदशा आएगी, उसमें कह सकते हैं कि धनेश में द्वितीयेश का, धनेश में चतुर्थेश का अंतर आएगा, चतुर्थेश में धनेश का अंतर आएगा। तो ये धनागमन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको केवल लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार कर लेना है, क्योंकि समस्त राजयोग होने के बावजूद लग्न और लग्नेश यदि कमज़ोर पड़ते हैं तो उनका बेनिफिट्स जातक को नहीं मिल पाता, या कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। आइए अब अन्य योग पर विचार करते हैं। यदि कुंडली का धन भाव का स्वामी यानी धनेश, पंचमेश और नवमेश यानी भाग्येश ये तीनों धन भाव में आकर बैठ जाए तो ये महाधनी योग का निर्माण करते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो मंगल ग्रह आपका लग्नेश ग्रह कहलाएगा। धन भाव का स्वामी शुक्र ग्रह बनेगा, पंचम भाव का स्वामी सूर्य बनेगा आपका, ठीक है, और नवम भाव का स्वामी गुरु ग्रह बनेगा। अब मान लीजिए कि शुक्र, सूर्य और गुरु ये तीनों आपके कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ जाएं तो ये महाधनी योग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए कि आपका धनेश, पंचमेश और नवमेश कौन सा ग्रह है। यदि ये तीनों ग्रह कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ जाते हैं तो महाधनी योग का निर्माण करते हैं। आइए अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आइए अब समझते हैं कि सप्तमेश के द्वारा धन योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैं महाधनी योग की बात नहीं कर रहा हूँ, अब धन योग की बात साधारणतः की जा रही है। यदि कुंडली का धनेश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए और सप्तमेश ग्रह कुंडली के धन भाव में आकर बैठ जाए तो इसका तात्पर्य है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति के पास धनागमन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि वृषभ लग्न की एक कुंडली है। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो कुंडली के लग्न भाव में 2 नंबर का राशि अंक लिखा मिलेगा, धन भाव में 3 नंबर मिलेगा, यानी आपका धनेश ग्रह बुध ग्रह हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बुध ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है, ठीक। और इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल ग्रह की राशि होगी। अब ये मंगल ग्रह कुंडली के धन भाव में आकर बैठ जाता है, यानी आपस में ये राशि परिवर्तन हो गया। तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय कह सकते हैं धन की दृष्टि से जो होगा वो विवाह के पश्चात होगा, यानी धनागमन विवाह के पश्चात श्रेष्ठ होने लग जाएगा। आइए विचार करते हैं कि दशमेश के द्वारा धन योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। मित्रों ध्यान रखें, यहाँ पर मैं महाधनी की बात नहीं कर रहा हूँ, धन योग की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि धनेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ जाता है और दशमेश ग्रह कुंडली के दसम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में आकर बैठ जाता है, ठीक है, यानी इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये धन योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पिता के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से धनागमन के रास्ते उसके जीवन में खुलते हैं, तो व्यक्ति धन अर्जित करता है। देखिए, सरकार के माध्यम से तात्पर्य हो सकता है कि व्यक्ति कोई बड़ा उच्च अधिकारी बन रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यापार में तरक्की कर रहा हो जिसमें उसे सरकार का भी सहयोग मिल रहा हो, तो इन किन्हीं भी माध्यमों से वह धनार्जित करता है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुछ महाधनी और कुछ साधारण धनी योग के विषय में चर्चा की। हालांकि इनके अलावा भी कई प्रकार के योग होते हैं जिनकी चर्चा आगामी समय में की जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।